नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश पवार। आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। दर्शकों, आज हम बात करेंगे भारत के महान नेता, जन जन के लाडले स्वर्गीय राजेश पायलट की। जी, स्वर्गीय राजेश पायलट भूतपूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार। दर्शकों, राजेश पायलट के बचपन के संघर्ष की कहानी आज हम लोग आप लोगों के समक्ष रखेंगे, बताएंगे उनका बचपन कैसा गुजरा। दर्शकों, राजेश पायलट का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद के एक वैदपुरा गांव में हुआ था। ये समय रहा होगा 1945 के आसपास का। वैदपुरा गांव की धरा पर ये पावन आत्मा जन्म लेती है और उसी गांव से निकलकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करती है। दर्शकों, मैं नहीं जानता कि कहां से शुरू करूं, क्या उसी छोटे बालक से शुरू करूं जिसे सर्दी ने वर्षों तक नींद से वंचित रखा, अतः जो रात को गर्माहट लेने के लिए भैंसों से सटकर सोता था, अथवा उस युवक से आरंभ करूं जिसे पहनने के लिए कमीज न होने के कारण एनसीसी की वर्दी पहन ली थी, अथवा उस दिन से शुरू करूं जब अपने फटे कपड़ों के कारण उसे स्कूल के 1500 छात्रों के सामने एक सदाशाही प्रधानाचार्य ने बातें सुनाई। जितना अधिक मैं सोचता हूँ उतना अधिक दुखद घटनाएं समय के धुंधलके से निकलकर मेरे स्मृति पटल पर उभरने लगती हैं। मैं तो बिल्कुल आरंभ से शुरू करता हूँ। दर्शकों, राजेश पायलट कब पैदा हुए वो नहीं जानते थे, क्योंकि इस घटना को इतना आवश्यक नहीं समझा गया कि इसका रिकॉर्ड रखा जाता। बाद में जब वो बड़े हुए तो अपनी निर्धन पृष्ठभूमि के कारण माँ से अपने जन्म के बारे में पूछने से सदा झिझकते रहे। भारत में माताएं ऐसे विषयों पर बच्चों से कभी बातें नहीं करती। 10वें वर्ष तक राजेश पायलट का जीवन एक संतोष से भरा रहा, जिसका अनुभव केवल ग्रामीण बच्चे ही कर सकते हैं। वो गांव के तालाब में तैरते थे, खेतों में खेलते थे, जहां सभी बच्चे अपने माँ बाप के लिए दोपहर का खाना लेकर जाते थे तथा प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, और अचानक उनका छोटा सा देहाती संसार उजड़ गया। पिताजी चल बसे। रेलगाड़ियां उनके लिए सदा आकर्षण का केंद्र रहीं। उनके पिता, जो सेना में अवकाश प्राप्त हवलदार थे, उनकी ओर संकेत करके कहा करते थे, बेटा तुम एक दिन ऐसे ही गाड़ी में सवार होकर खुले संसार में निकल पड़ोगे। उन्होंने कितनी ही कोशिश की, किंतु उन्हें रेल में बैठने का मौका नहीं मिल रहा था। हाँ, जब एक रेलगाड़ी सिग्नल पर आकर रुकी तो वो अपने दोस्तों के साथ उसमें कभी चढ़ते कभी उतरते, जब तक वो रेलगाड़ी चल ना दी। किंतु इस बार उन्हें लगा कि अब रेलगाड़ी में बैठने का मौका मिलेगा। जब उनके चचेरे भाई नत्थी सिंह, जिसकी दिल्ली में डेयरी थी, वो उनकी माँ से इस बात की आज्ञा मांगते हैं कि वे उन्हें दिल्ली में ले जाएंगे और वहाँ एक स्कूल में दाखला करा देंगे। जैसे ही वे रेल के डिब्बे में घुसे, उन्हें लगा मानो कि जिंदगी दौड़ने लगी हो। सभी कुछ तेजी से पीछे की ओर भागता दिखाई देने लगा। वे बिजली के खंभे गिनने लगे, किंतु थककर उन्हें छोड़ दिया। वे सुख की नींद सो गए। उस समय वे नहीं जानते थे कि आने वाले कितने ही वर्षों प्रयास करने के बाद भी वे सो नहीं पाएंगे, यद्यपि न सो पाने के कारण अलग होंगे। जैसी दिल्ली की कल्पना उन्होंने की थी वो वैसी नहीं थी, वो थी निर्मोही, निरासक्त।
उन्होंने देखा कि उनका चचेरा भाई शौकीन मिजाज आदमी था, उसकी आय कम थी और खर्च ज़्यादा। यही कारण था कि उसका नौकर जो उसकी डेयरी में काम करता था, विवश होकर कामकाज छोड़कर चला गया। उसके चले जाने के बाद डेयरी का दैनिक कार्य छोटी आयु में ही राजेश पायलट के कंधों पर आ पड़ा। दर्शकों, 112 गुरुद्वारा रकाबगंज सड़क पर स्थित डेयरी में जीवन क्रिया तड़के ही आरंभ हो जाती थी। उन्हें उसकी आदत थी, क्योंकि पिताजी का यह दृढ़ विश्वास था कि जल्दी सोने से और जल्दी उठने से धन का नहीं से ही स्वास्थ्य का लाभ अवश्य होता है। और यहाँ उस स्नेह का भी अभाव था जो पिताजी से मिलता था। भारत में प्रातः 4 बजे का समय अनोखा नहीं माना जाता। वास्तव में ये समय प्रभु के स्मरण का समय है। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, समीपवर्ती गुरुद्वारे से गुरुवाणी के पाठ के स्वर तथा मस्जिदों में आस्तिकों को प्रार्थना के लिए आमंत्रित करती हुई मुल्ला की अजान की गूंज, ये सभी भारतीय समाज की संरचना है, का अभिन्न अंग है। वे उठते ही डेयरी के रोजमर्रा का काम शुरू कर देते थे। भैंसों को दुहने के बाद बाल्टियां उठाकर आसपास के क्षेत्र में दूध देने के लिए चले जाते थे। कभी कभी उत्सवों में नत्थी सिंह काफ़ी दूरी पर स्थित अकबर रोड के बंगलों पर, जिन्हें वह सदा कोठियों के नाम से पुकारता था, दूध पहुंचाने का ऑर्डर ले आता था। दिल्ली में सर्दी गरीबी की तरह ही कठोर होती है। बर्फीली शरद ऋतु का नवंबर हर बार उन्हें प्राय सुन कर देता था और मार्च के आने पर ही कुछ राहत मिलती थी। डेयरी के, जिसे तबेला कहना अधिक उपयुक्त होगा, फर्श पर रात को लेटे हुए उन्हें उस सर्दी का और भी अधिक एहसास होता। ठंड से बचने के लिए भैंसों से सटकर सोते थे। सर्दियों में जब वर्षा होती थी तो कीचड़ और गोबर मिलकर दलदल बन जाते थे और वे सारी रात सुबह होने की प्रतीक्षा में बैठकर गुजारते थे। कभी कभी उन्हें पिताजी की याद आती थी और वे उनके चले जाने के बाद दुनिया में जीवित रहने के लिए अपने आप को कोसते रहते। यहाँ ना तो कोई संवेदना थी, ना सौहार्द, ना स्नेह। उनकी जिंदगी एक मशीन बनकर रह गई थी। चारा तैयार करना, भैंसों का दूध दोहना और उसे बेचना, इस पर स्कूल में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था और ये जले पे नमक छिड़कने के समान था। लोग दूसरों को ऊपर उठाने की बजाय उनकी गरीबी पर हंसते क्यों हैं? क्या गरीब के घर जन्म लेने के लिए उन्होंने से स्वयं चुना था? क्या आदमी उस धर्म, संप्रदाय अथवा समाज के वर्ग के लिए उत्तरदायी होता है जिसे वह जन्म लेता है? एक दिन उनके फटे पुराने कपड़े डीएवी स्कूल बेयर्ड रोड के आकर्षण का केंद्र बन गए। प्रिंसिपल महोदय एक सदाशाही व्यक्ति थे, किंतु उन्होंने 1500 छात्रों के समक्ष उनकी ओर संकेत करते हुए कहा, फटे कपड़े छात्रों को शोभा नहीं देते। उन्हें उनके दृष्टिकोण पर केवल दुख हुआ। साहस बटोरते हुए राजेश पायलट ने कहा, छात्र पढ़ते इसलिए हैं कि वे कमा सकें और मांगने की बजाय स्वयं कपड़े खरीद सकें। मुझे अफसोस है कि मेरे कपड़ों के कारण आपको शर्म आ रही है। ये कहकर वो बच्चा राजेश पायलट वहाँ से भाग गया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वो स्कूल में कभी नहीं लौटेगा। पिताजी का देहांत हो गया था, माँ विधवा थी। वे घर में सबसे बड़े थे। उनकी 3 बहनें, एक छोटा भाई था। पारिवारिक संबंधियों ने नत्थी सिंह को उन्हें दिल्ली लाने के लिए प्रेरित किया था, जहां स्कूल में उपहास से उनके मन को गहरी चोट लगी थी। इस सर्दी की रात को वर्षा का कीचड़ उनके आंसुओं से और भी अधिक गीला हो उठा था। अगली सुबह
जब वे भैंस का दूध निकाल रहे थे तो उन्होंने पीछे से पैरों की पदचाप सुनी। मुड़कर देखा तो प्रधानाचार्य खड़े थे। उन्होंने अभिवादन किया। वो बोले, मैं सुबह भ्रमण के लिए जा रहा था, ये जानते हुए कि तुम यहाँ रहते हो, ये देखने चला आया कि तुम सुबह जल्दी उठते हो या देर से। लौटते समय बस एक छोटा सा पार्सल छोड़ गए। दूध बांटने के बाद उसे खोला और देखा कि उसमें एनसीसी की वर्दी थी। उसमें एक पर्चा भी था, लिखा था, मेरी पृष्ठभूमि वैसी ही है जैसी तुम्हारी, हम चीज़ें मांग कर नहीं लेते, किंतु तुम अब नेशनल कैडेट कोर के सदस्य हो और इस वर्दी पर तुम्हारा हक है। इस पर गर्व करो मेरे बेटे ने राजेश पायलट के हृदय को छू लिया था। पिताजी सदा कर्म में विश्वास करते थे तथा ये घटना उसी का प्रमाण थी। इस घटना के बाद पुस्तकें पढ़ना उन्हें अच्छी लगने लगी थी। वे जब 9वीं कक्षा में आए थे तो उन्होंने म्यूनिसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। उन्होंने विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम को चुना, जिसमें उन्हें पुनः उपहास का पात्र बनना पड़ा, किंतु 15 वर्ष की आयु तक पहुंचते हुए उन्होंने अपने आप को दृढ़ बना लिया था। उपहास के विरुद्ध अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। एनसीसी ने पिताजी की उन यादों को ताज़ा कर दिया था जब वे सेना की बातें करते थे और चाहते थे कि वे बड़े होकर एक दिन सेना का कप्तान बने। यद्यपि वे 10वीं कक्षा में थे, उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी एनडीए में आवेदन पत्र दे दिया। उनके लिए परीक्षा शुल्क 37.5 रुपये जुटाना बहुत बड़ा काम था। जब उन्होंने किसी तरह इसकी व्यवस्था कर ली तो रास्ते में एक और बड़ी बाधा आ खड़ी हुई। उनके कागज़ों पर किसी गजेटेड अधिकारी के हस्ताक्षर होने थे, तो उन्होंने कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रार्थना की। रीमा ऊट और वेटनरी कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल पीएल नेगी एक दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने उन्हें गाड़ी में बिठाया, अपने कार्यालय में ले गए, कागज़ों पर हस्ताक्षर किए तथा उनका मार्गदर्शन किया। वे नियमित रूप से तालकटोरा रोड पर जाने लगे। महत्वाकांक्षा उपलब्धि के लिए ईंधन का काम करती हैं। ये उसके निकट ले जाती हैं, किंतु केवल महत्वाकांक्षाओं से काम नहीं चलता। वे रक्षा एकेडमी में दाखिले की परीक्षा में असफल रहे। असफलता भी कभी कभी प्रोत्साहन देती है। वे तालकटोरा रोड के चौराहे पर सड़क पर प्रकाश में दज्जित होकर पुस्तकें पढ़ने लगे। अब उनके घर वाले आग्रह करने लगे कि वे विवाह कर लें, किंतु उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने प्रगति के मार्ग पर उस स्थान तक पहुंचने का निश्चय कर लिया था जहां खेती करने वालों को अपनी ज़मीन नहीं बेचनी पड़ती। जब वे उच्च माध्यमिक कक्षा में थे तो एयरमैन की नौकरी के लिए चुन लिया गया। इस चुनाव का सभी ने स्वागत किया, विशेषकर नत्थी सिंह ने, जिसने सोचा कि 100 रुपये की वृत्ति काफ़ी काम आएगी। दूसरों की डांट फटकार तथा प्रत्यारोपों के बावजूद उन्होंने ना कर दी। वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि बच्चों के लिए उपलब्धि का महत्व ये है कि वह अपने माता पिता, विशेषकर अपने स्वर्गीय पिता का स्वप्न साकार कर सकें। वे अपनी पुस्तकों में और भी अधिक उत्साह के साथ जुट गए। ऐसा प्रतीत होता था कि वर्षों से घनीभूत क्रोध में अपमान के कारण उनका परिश्रम अधिक कठोर हो उठा था। हुकुम सिंह नामक एक छात्र ने, जो दरियागंज में रहते थे, उन्हें भौतिक एवं गणित पढ़ाने का वचन दिया। दरअसल हायर सेकेंडरी पास करने के बाद वे भी मेरठ चले गए, क्योंकि अंकों के कम होने के कारण उन्हें दिल्ली में किसी भी कॉलेज में प्रवेश
नहीं मिल सकता था। उन्होंने अपने गांव के प्रीतम सिंह की सहायता से जेवी कॉलेज बड़ौत में एडमिशन ले लिया। प्रीतम सिंह एमए थे तथा जनपद पर एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में काम करते थे, किंतु हुकम सिंह उन्हें मेरठ में प्रवेश पाने के लिए परामर्श देते रहे। वे ऐसे व्यक्ति के परामर्श की उपेक्षा नहीं कर सके जिसने उन्हें हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए पढ़ाया था। दर्शकों, इससे आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।